टॉर्क क्या होता है? टॉर्क का मतलब है कि कोई भी चीज को जब हम रोटेशनल मोशन देंगे तो उसको हम टॉर्क बोलते हैं। जैसे सिंपल से वर्ड्स में समझो कि यहाँ पे कोई हैंडल ऐसे फिक्स किया हुआ डोर में, हैंडल है, तुमको बोलते हैं बेटा डोर खोलने के लिए हैंडल घुमाना है, तो तुम क्या करते हो? तुम इस हैंडल को पकड़ के ऐसे बाहर की तरफ खींचने लग जाओगे। क्या दिमाग खराब तो है तुम्हारा? नहीं। तो तुम क्या करोगे? इस हैंडल को घुमाने के लिए अपनी फोर्स किस तरह से लगाओगे? इस तरह से लगाओगे, ठीक है? तो ये हैंडल ऐसे घूमेगा। अब ये जो फोर्स है इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे एफर्ट। इसको क्या बोलेंगे? एफर्ट। और एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट वो हैंडल घूमेगा, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? आर्म लेंथ, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं हम? आर्म लेंथ। तो बेसिकली टॉर्क जो होता है, मैग्नीट्यूड की अगर बात करोगे, टॉर्क का मतलब होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क होता है आर्म लेंथ, सही है? आर्म लेंथ इनटू में एफर्ट। क्या ये बात समझ में आई? अब टॉर्क को हम टो से डिनोट करते हैं, आर्म लेंथ को आर से और फोर्स को एफ से। अब क्या हमेशा हम फोर्स इसी तरह से लगा रहे होंगे? नहीं, हम किसी और एंगल पे भी लगा सकते हैं। तो सपोज करो हम फोर्स इस तरीके से लगा रहे हैं, हम फोर्स इस तरीके से लगा रहे हैं, तब क्या होगा? उस केस में अगर आप देखोगे ये आर्म लेंथ है तुम्हारी, तो आर्म लेंथ के साथ क्या कितना एंगल बना रहे हो तुम? लेटर से फाई एंगल बना रहे हो या थीटा एंगल बना रहे हो, ठीक है? तो मैं फोर्स के कंपोनेंट बांट सकता हूँ। इधर क्या आएगा? एफ कॉस फाई, और ये क्या हो जाएगा? एफ साइन फाई। हमें डोर का हैंडल घुमाने में या कोई भी चीज को अगर हम घुमा रहे हैं, कौन हेल्प कर रहा है? एफ कॉस फाई या एफ साइन फाई? एफ साइन फाई। तो यहाँ पे क्या चीज तीसरी आ जाएगी? एफ साइन फाई। यानी टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? आर एफ साइन फाई, ठीक है? इस फॉर्मूले से हम समझ सकते हैं कि कैसे एक स्क्रू को अगर हमें खोलना है तो जो की होगी स्क्रू ड्राइवर या कोई भी चीज होगी, उसकी लेंथ अगर ज्यादा होगी तो हमको उसको ओपन करने में ज्यादा हेल्प होगी। खुद ही सोचो, यहाँ पे सपोज करो एक बोल्ट है जिसको तुम्हें ओपन करना है, ठीक है? और इसको ओपन करना है, और इसको ओपन करने के लिए मैंने आपको इस तरह का कोई टूल दिया है, सही है? इस तरह का कोई टूल देते हैं हम। अब एक केस में तो उसका हैंडल मैं इतना सा रखता हूँ, और दूसरे केस में मैं उसका हैंडल ये रेड वाले से डिनोट कर रहा हूँ, इतना बड़ा रख देता हूँ। तो तुमको कौन से वाले से उसको खोलने में आसानी रहेगी? ब्लैक वाले से या रेड वाले से? क्यों? आर्म लेंथ बढ़ गई। ये चीजें मैं पता है, पर हमको उसको फॉर्मूले की टर्म में समझना जरूरी है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? आर एफ साइन फाई। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट की बात भी है, तो हमको ये पता होना चाहिए उसको आर क्रॉस एफ लिखना है या एफ क्रॉस आर। वो कैसे समझेंगे? डायग्राम से ही देख लो। आर कैसे था? आर ऐसे था, आर यही था ना? और फोर्स कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है, यानी फोर्स ऐसे लग रहा है। हैंडल कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो क्लॉकवाइज जाने के लिए तुमको आर से एफ की तरफ जाना पड़ रहा है या एफ से आर की तरफ? आर से एफ जाना पड़ रहा है। इसका मतलब टॉर्क क्या हो गया? वेक्टर फॉर्म में क्या हो गया? आर क्रॉस एफ। इस फॉर्मूले से हम समझ सकते हैं कि अगर किसी भी चीज को हमने एक्सिस के अबाउट घुमाना है, रोटेशन देनी है, जैसे इसको मैंने ऐसे देना है, रोटेशन देना है, तो हमारी फोर्स जो मैटर करेगी वो परपेंडिकुलर फोर्स मैटर करेगी। इस फॉर्मूले से ही हम समझ सकते हैं कि कैसे एक भारी वेट को कोई छोटा हल्का वेट किसी सीसॉ पे बैलेंस कर सकता है, ठीक है? जैसे कि अगर बाई चांस सीसॉ पे दो बच्चे बैठे हैं, ठीक है? मोटू पतलू नाम रख लेते हैं। ये है पतलू जो यहाँ बैठा है, और ये है मोटू। तो इस टाइम पे क्या होगा? क्या ये इसको बैलेंस कर पाएगा? नहीं, ये नीचे गिरा जाएगा, इस तरह का कुछ हो जाएगा, राइट? और ये ऐसे उड़ता हो जाएगा शायद कहीं। लेकिन अगर मैं इन दोनों को इस तरह से कर दूं कि इसको लाइटर वाले वेट को मैंने यहाँ रखा हुआ है और उसको पास बिठा दूं, तो वो उसको बैलेंस कर सकता है, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए देख लो, अगर वो दोनों सीसॉ पे खेल रहे हैं, और लेटस से इसका वेट है 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, और इसका वेट है लेटस से 90 किलोग्राम, सही है? और ये डिस्टेंस अगर डी है, तो मैं इसको कितने डिस्टेंस पे बिठाऊं भारी वाले मास को कि ये उसको बैलेंस कर दे? सिंपल सा फंडा है। इसको अगर आप देखोगे तो इसका मास 30 किलोग्राम है, मतलब वेट कितना है? 300 न्यूटन। जी को अगर हम 10 मानते हैं तो, और इसका वेट 900 है, तो ये कितना वेट डाल रहा है यहाँ पे? 900 किलो न्यूटन, सही है? तो जो 300 वाला है वो कितनी टॉर्क बना रहा है यहाँ से, अगर ये डिस्टेंस डी है तो?
300 वाला कितनी टॉर्क लगा रहा है? 300 इंटू में डी। और ये कितनी टॉर्क लगा रहा है? इसके डिस्टेंस को अगर हम x मान लेते हैं तो ये कितनी टॉर्क लगाएगा? 900 इंटू एक्स, राइट, माइनस इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं अगर हमको बैलेंस करना है तो। ठीक है, इसमें 900 और 300 दोनों सेम डायरेक्शन में है, फिर भी माइनस आ रहा है क्योंकि टॉर्क में हम सेंस ऑफ रोटेशन देखते हैं। ये 300 वाला, ये जो पतलू यहाँ पे बैठ रहा है वो उसको कैसे घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। ये कैसे घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये बात समझ में आती है ना? ठीक है, तो टोटल टॉर्क क्या हुई? 0। तो 900x कितना आ जाएगा? 300d के बराबर, राइट। तो x कितना आ जाएगा? 1/3d के बराबर। तो सिंपल सी बात है, अगर इसका वेट 1/3 है तो इसका डिस्टेंस 3 गुना कर दो तो ये उतनी ही टॉर्क लगाएगा। यानी अगर एक प्लेटफॉर्म को दो फोर्सेस टॉर्क लगा रही हैं और एक की वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसका डिस्टेंस कम कर दो, और किसी की वैल्यू कम है तो उसका डिस्टेंस बढ़ा दो, तो उन दोनों की टॉर्क बैलेंस हो जाएगी। क्लियर है? नोट कर। ओके बेटा, अब देखो ये वाले क्वेश्चन को मैं करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो क्या है, एक स्केल है वो बैलेंस हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है बैलेंस? 50 सेंटीमीटर मार्क पे। तो ये सपोज करो ये हमारा मीटर स्केल है। मीटर स्केल का मतलब वो 100 सेंटीमीटर का स्केल है। तो वो स्केल एग्जैक्टली कहाँ बैलेंस हो रहा है? उसके सेंटर पे। कहाँ पे? 50 सेंटीमीटर के मार्क पे। उसका जो भी वेट रहा होगा mg मान लो, सही है। तो ठीक है, एक ही तो फोर्स है उसका सेंटर ऑफ मास से लग रही है, उसको बैलेंस कर दिया तो वो घूम नहीं रही है। अब क्या हुआ, यहाँ पे सपोज करो मैंने एक्स्ट्रा मास रख दिया कुछ, कितना रख दिया? 20 ग्राम। 20 ग्राम का नीचे की तरफ वेट कितना आएगा? 20 ग्राम हो जाएगा 0.2 न्यूटन। कैसे? W यानी मास कितना हो जाएगा? mg, यानी कि 20 ग्राम की जगह आ जाएगा 0.02 किलोग्राम, और g को अगर हम 10 मान लें तो वो आ जाएगा 0.2 न्यूटन। तो इस मास का नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? 0.2 न्यूटन। अब क्या ये स्केल बैलेंस रहेगा? नहीं, ये स्केल कैसे गिरने की कोशिश करेगा? नीचे इस तरफ, राइट, एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा इसकी वजह से। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को जिसपे हमने सपोर्ट करके उसको रखा हुआ है, यहाँ से उठा के हमने उसको कहाँ पे रख दिया है? यहाँ पे रख दिया है। कहाँ पे रख दिया है? 45 पे। और इसको तुमने कहाँ पे रखा है? 12 सेंटीमीटर पे। ये मार्क कर रहा हूँ कि स्केल पे पोजीशन क्या है। अब क्या है, स्केल बैलेंस हो गया। स्केल बैलेंस कैसे हो गया है? इधर अगर ये 0.2 न्यूटन इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है तो जो स्केल का मास है उसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये बात सही है? यहाँ से डिस्टेंस कितना है इसका? यहाँ से डिस्टेंस हो गया 12 में से 45 गए, कितने बचे? 45 में -12, 33 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कितना का डिस्टेंस है? 5 सेंटीमीटर का। तो इधर का टॉर्क क्या हुआ? इधर का टॉर्क क्या हुआ? इसको आप कैसे देख सकते हो? जैसे कि समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि सपोज आपने ऐसे पकड़ा हुआ है इसको, तो यहाँ पे ये कैसे घुमा रहा है? इसको ऐसे घुमा रहा है, और ये कैसे घुमा रहा है? ऐसे घुमा रहा है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर है बेटा? तो ये वाली टॉर्क क्या हुई? एंटी क्लॉकवाइज वाली 0.2 इंटू में 33 सेंटीमीटर, माइनस इधर वाली टॉर्क क्या हुई? mg इंटू में 5 सेंटीमीटर। अभी हम वेक्टर नहीं ले रहे हैं तो ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ रहा कुछ। इक्वल टू 0। अगर स्केल बैलेंस हो गया तो घूमेगा नहीं बिल्कुल भी, टॉर्क 0 हो गई नेट। इसका मतलब इसको उधर ले आते हैं, इक्वेट कर देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ा दो। उधर क्या है? 5m और g की वैल्यू 10 डाल देता हूँ। ये कितना हो गया? 6.6 हो गया। तो m कितना हो जाएगा? 6.6/50। सॉल्व करोगे इसको कितना आएगा? ये इसको सॉल्व करो भाई, कितना आएगा? 5 1 5 होता है, कितना बचा? 30.33 समथिंग आ जाएगा। सही है, और डेसिमल प्लेस भी है तो ये आंसर आएगा टोटल 0.133 समथिंग आ जाएगा। तो मास ऑफ स्केल कितना आ जाएगा? 133, अरे 133 हुआ क्या? नहीं, 132 ग्राम। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना? क्लियर है सबको ये बात कि 132 ग्राम मास हो जाएगा स्केल का। सही है, नोट करो इसको। अब बेटा आप में से ही कुछ बच्चों के मन में उठ रहे होंगे विचार ऐसे कि हम यहां से क्यों ले रहे हैं, हम एक्सिस ऑफ रोटेशन इस एंड को भी तो ले सकते हैं। चलो ये कर लेते हैं, इसको रब कर देता हूं मैं। ठीक है,
एक्सिस ऑफ रोटेशन आप कह रहे हो यहाँ से लेना है। अब लेकिन दिक्कत क्या होगी उसके अंदर फिर यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स आ रही है ना, हमें जो इस सपोर्ट के ऊपर रिएक्शन फोर्स है उसको भी काउंट करना पड़ेगा। वो रिएक्शन फोर्स कितनी होगी, इन दोनों के बराबर होगी, और उसमें हमें इसकी वैल्यू वैसे भी नहीं पता है तो हम उसको लेंगे ही क्यों। ठीक है, इसीलिए हम जब टॉर्क लेते हैं तो हम कौन से पॉइंट को रेफरेंस ले रहे हैं वो बहुत जरूरी है। मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट क्यों किया, इस पॉइंट पे जो रिएक्शन आ रहा है वो काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही होगी उसका रिएक्शन फोर्स का टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आर्म लेंथ जीरो हो गई। समझ में आ गई बात, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 33 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो गया, और फिर उसके आगे का सॉल्व हमने किया ही था, इसलिए। क्लियर है, नोट करो।